तो चंद्रशेखर आज़ाद फिर दोबारा से संसद में दहाड़े और उनका मुद्दा इतना अच्छा था कि भैया सारे सांसदों ने उन्हें सपोर्ट दिया। मुद्दा उन्होंने रखा कि संत श्री शिरोमणि रविदास गुरुजी की जन्म तिथि या जन्मदिन पर सरकारी छुट्टी होनी चाहिए, क्योंकि देश और विदेश के अंदर संत श्री रविदास जी को मानते हैं लोग और उनको पूजने वाले लोग हैं। हम भी हैं, बहुत सारे हिंदुस्तानी हैं, विदेशों के अंदर बैठे हुए लोग हैं, तो सब मानते हैं उनको। और ये डिमांड बहुत सालों से चलती आ रही थी। एटलीस्ट हर जो भी बाबा रविदास जी में आस्था रखते हैं उन सभी को इस चीज़ का मुद्दा रखने के लिए हमेशा शिकायत होती थी। लेकिन चंद्रशेखर आज़ाद ने इस मुद्दे को उठाया, जिससे भैया पूरे संसद के अंदर इस बात की तारीफ़ भी हुई और उन्हें सपोर्ट भी मिला। तो ये तो बहुत अच्छी बात है। अब सोचने की बात ये है कि हम लोग जितने भी नेताओं को चुनकर भेजते हैं अपने बीच में से, वो लोग जाने के बाद में इन मुद्दों को क्यों नहीं रखते वहाँ पे। इलेक्शन के टाइम पर जब इलेक्शन लड़ा जाता है तब मीठी मीठी बातें करते हैं हमसे, और हमसे बातें तो ऐसे करेंगे कि हम आपके समाज के बारे में सोचते हैं, हम आपके हितैषी हैं, लेकिन कभी भी इन बारे में बात नहीं करते। लेकिन खुशी की बात यह है कि चंद्रशेखर आज़ाद ने शुरुआत करी है, तो बिल्कुल अब ये सारी बातें चलने लगेगी। दूसरा मुद्दा चंद्रशेखर आज़ाद ने उठाया था लोको पायलट। जो भी लोको पायलट है, अगर आप लोगों की नज़र में कोई व्यक्ति है तो मैं आपसे ज़रूर, आप लोग समझते होंगे इस चीज़ को कि जितने भी लोको पायलट है ना भाई, सबको 24-24 घंटे, ज़्यादा 3-3 दिन, 2.5 दिन गाड़ियाँ चलानी पड़ रही है, क्योंकि लोको पायलट है नहीं इतने ज़्यादा देश में। तो उससे क्या हो रहा है, उनकी नींद पूरी नहीं हो पा रही है और वो गाड़ियाँ चला रहे हैं, आंखें झपका देते हैं और एक्सीडेंट होने की संभावना बढ़ जाती है और एक्सीडेंट भी बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। तो ये चीज़ें तो होनी नहीं चाहिए। देखा जाए तो सरकार को इन चीज़ों पे बहुत पहले से फोकस करना चाहिए था, मगर इस मुद्दे को अब रखा है तो ये गरमाया है और इस मुद्दे को चंद्रशेखर आज़ाद ने बोला भी, तो इस बारे में भी बात हुई। तीसरी बात हुई, चंद्रशेखर आज़ाद ने अपने नगीना के बारे में बोला कि भाई यहाँ पर जो ट्रेनें नहीं रुक रही है उन ट्रेनों को रोका जाए। दूसरी बात, कोविड से पहले जितनी भी गाड़ियाँ चल रही थी, जितनी भी रेल चल रही थी, उन रेल के बारे में, रेलवे को उन ट्रेन्स को चलाना चाहिए दोबारा से। तो ये मुद्दा भी बहुत अच्छा लगा। और नगीना है भाई, नगीना क्षेत्र से चुन के आए हैं तो नगीना के लिए तो बोलेंगे ही बोलेंगे, लेकिन उसके साथ साथ पप्पू यादव ने भी मुद्दा उठाया रेलवे का। पप्पू यादव ने भी रेलवे का मुद्दा उठाते हुए कहा कि भैया आप जो ट्रेनें चला रहे हो, यूपी बिहार की ट्रेनों के अंदर कभी सफ़र करके देखो, त्यौहार के टाइम पे इतना बुरा हाल होता है। तो कृपया करके रेलवे मिनिस्टर, जितने रेलवे मंत्री जो हैं, ध्यान दीजिए, क्योंकि डीआरएम जो हैं जितने भी जगह के बिहार के अंदर या पूरे हिंदुस्तान में ही मान लिया जाए तो जितने भी डीआरएम हैं मज़े लेते हैं, सब राजा की तरह जी रहे हैं। लेकिन भैया प्रजा जो है, मतलब प्रजा समझ रहे हो ना, जनता जिन्होंने आपको चुनकर नेता बनाया है, मतलब बड़े बड़े मंत्रियों को, और जिनके लिए डीआरएम भी काम करता है, लेकिन भैया उनके लिए तो सोचो। क्योंकि मैं खुद गोरखपुर होकर आया हूँ भाई, अभी कुछ दिन पहले होकर आया था, और मेरा पहली बार था जो मैं पूर्वी साइड में गया हूँ, गोरखपुर साइड में गया था। और ट्रेनों का हाल मैं आपको बता रहा हूँ, गोरखधाम ट्रेन का बता रहा हूँ, नई दिल्ली से चलती है भाई, नई दिल्ली से चलती है, इतनी खचाखच भर के चलती है। रिजर्वेशन के अंदर भी आपको ना इतनी जगह नहीं मिलेगी कि आपकी रिजर्वेशन आप आराम से बैठ सको। और देखो भेदभाव किस तरीके से हो रहा है, रिजर्वेशन वाला व्यक्ति तो आराम से जा पा रहा है, चलिए, लेकिन जिनकी वेटिंग है उनके साथ ऐसा दुर्व्यवहार हो रहा है, उनका फ़ाइन भी कट रहा है, उनको उतार भी दिया जाता है। तो ये किस तरीके का व्यवहार है। मतलब देखा जाए तो रेलवे को ट्रेनें चलानी चाहिए ना एक्स्ट्रा, या फिर उनके बारे में सोचना चाहिए। तो पप्पू यादव ने इस बारे में बात करी और चंद्रशेखर आज़ाद को समर्थन भी दिया, बहुत अच्छा लगा भाई हम लोगों को। तो इन बारे में बातें होनी चाहिए। रेलवे की ज़रूरत सबको ही पड़ती है यार, एक नेता अकेला थोड़ी ना है जिसको नेता, मतलब एक नेता या एक अधिकारी, क्योंकि अधिकारियों को तो कोटा मिल जाता है, वो आराम से बैठ के चले जाते हैं, बट आम जनता कहाँ जाएगी। एक नॉर्मल सा गांव, और ऐसा लग रहा है जैसे मैं किसी शहर के अंदर हूँ। तो आप लोग आइडिया लगा लो कि ये जो बेंगलोर सिटी है कितनी बढ़िया है भाई। मतलब ये सिटी भी नहीं है, एक टाउन है, जो टाउन गौरी बिजनौर नाम के नाम से है। देख लो यहाँ पे मकान इतने सुंदर सुंदर बने हुए हैं और लेआउट इतने अच्छे अच्छे कटे हुए हैं। सबसे अच्छी बात बताइए यहाँ की क्या होती है कि भाई यहाँ पर ना सब कुछ सरकार की देख रेख में होता है, रजिस्ट्री होती है, बाकायदा नक्शा पास होता है,
और उसके बाद यहाँ पर मकान बनते हैं। तो सारी चीज़ें अपनी भी बताता रहूँगा, ऐसा नहीं कि सारी आपको इन्फॉर्मेशन ही देनी है। फ़िलहाल मैं ट्रैक के पास खड़ा हूँ, स्कूटी देने आया था सर्विस पे, समझ नहीं आता लेकिन दे दिया उसको। थोड़ा बहुत इंग्लिश टूटी फूटी बोली, समझ गया। और अभी ट्रेन गई है यहाँ से और मैं ऐसे ही चल रहा था। देखो यहाँ पर मुझे क्या देखने को मिला, गौतम बुद्ध की यहाँ पर एक तस्वीर बना रखी है और हालांकि इसका पेंट थोड़ा हट गया है, लेकिन इससे पता लगता है कि यहाँ पर भी काफ़ी लोग जो हैं गौतम बुद्ध को मानते हैं। मकान लेकिन बहुत शानदार शानदार बने हुए हैं यहाँ पे। देखो इस मकान पे भी काम चल रहा है और ये एक छोटा सा टाउन है, छोटा सा टाउन, गौरी बिजनौर का छोटा टाउन। हाल ही में कर्नाटक की राजनीति बहुत ज़्यादा गरमाई भी थी और मुद्दा भी उठा था एक बहुत बड़ा भाई, कि दलितों ने प्रवेश ले लिया मंदिर के अंदर तो पुजारी ने मंदिर के अंदर से मूर्तियां ही उठा दी। तो ये किस तरीके से चल रहा है भाई, ये तो बहुत ही गलत चल रहा है। दुर्व्यवहार कह सकते हैं इस चीज़ को, कि मंदिर में से पुजारी मूर्ति उठा के चल दिए। लेकिन मुझे समझ नहीं आता भाई ये सब हो क्यों रहा है। ये देखो 21वीं सदी चल रही है, 2024 चल रहा है, पता नहीं भाई। अच्छा मैं कर्नाटका में आया हूँ और अभी चल रहा है दिसंबर की 5 तारीख है और यहाँ पर कल तक बारिश हो रही थी। बारिश के प्रमाण में आपको दिखाऊं तो देखो, ये देखो पानी की जो कीचड़ बनी हुई है ना, वहाँ देखो पानी भरा हुआ है, जगह जगह पानी भरा हुआ है यहाँ पे। मतलब दिसंबर के अंदर यहाँ बारिश पड़ रही है, लिटरली आप लोग सोच के यकीन नहीं कर पाओगे। और यहाँ गर्मी है, मैं दिसंबर के अंदर हाफ टी शर्ट में घूम रहा हूँ, मतलब हाफ टी शर्ट, समझ रहे हो ना। और यहाँ इतनी गर्मी पड़ रही है, अभी चिलचिलाती धूप पड़ रही है भाई, सूरज ऐसे मतलब दिख भी नहीं पा रहा, पता नहीं फ़ोन में यार, एक्चुअली में दिखता नहीं है ना फ़ोन में, तो दिख नहीं पा रहा, लेकिन इतनी गर्मी लग रही है पूछो मत। मौसम भाई मतलब लाजवाब है यहाँ का। एक्चुअल में देखा जाए तो समझ नहीं आता मौसम, कभी अचानक सर्दी पड़ जाती है, मतलब बरसात हो जाती है, कभी अचानक ही धूप खिल जाती है। अभी जैसा आप देख पा रहे हो यहाँ पर बादल छा रहे हैं और धूप भी कड़ाके की चल रही है, बिल्कुल धूप ऐसी चिल्लाती हुई है। लेकिन ये 10 मिनट 15 मिनट आधा घंटा 1 घंटे बाद पता नहीं कब हो जाएगा काला बादल और बरस जाएगा बहुत ज़्यादा। तो इस तरीके से है कुछ। और यहाँ पर आपको मैं ये फूल दिखाता हूँ, ये वाला फूल जो है ना भाई अपने इधर शादी वादी में भी चलता है खूब ज़्यादा, पंडाल सजाने में लगते हैं, ठीक है। ये सूरजमुखी नहीं है, आर्टिफिशियल कोई टाइप का फूल होता है ये, ठीक है। ये फूल है, तो ये फूल यहाँ पर उगता है, जंगल में ऐसे ही लग जाता है। एक चीज़ और बताता हूँ यहाँ के बारे में कि कर्नाटक के अंदर या साउथ बोल सकते हैं, यहाँ पे बच्चे अपनी साइकिल की जो हैंडल को होते हैं ना बहुत ज़्यादा ऊंचा करके रखते हैं, अलग से ये बनवाते हैं एक्चुअली। और इसको बनाने का कारण क्या है, यहाँ पे बच्चे व्हीली करना बहुत पसंद करते हैं, व्हीली मारते हैं। देखो ये साइकिल है, इसको थोड़ा सा बच्चे ने अपनी तरफ से मॉडिफाई कर रखा है, ग्रीन कलर के पेंट की तरह पेंट वेंट कर रखा है। यहाँ पर पैर रखने का फुट रेस्ट बना रखा है ताकि व्हीली मारे तो ऊपर पैर कर ले, इस पर रख दे पैर। ये साइकिल मतलब कैसी भी है, जुगाड़ है, जैसी भी है, बंदे ने मतलब मॉडिफाई कर रखी है। यामाहा लिख रखा है, एक्टिवा का ये लगा रखा है वार्निंग, ठीक है। काफ़ी अच्छा लगा देख के, मतलब काफ़ी अतरंगी चीज़ है, कुछ अलग ही देखने को मिली ये चीज़। ये बच्चा हमेशा लगा ही रहता है इसमें रिपेयर करने। चंद्रशेखर आज़ाद ने इतने सारे मुद्दों के अंदर एक महत्वपूर्ण मुद्दा और उठाया, जो मुद्दा था प्राइवेटाइजेशन को लेकर। प्राइवेटाइजेशन किसके लिए हार्मफुल हो सकता है यार, जिसका बिजनेस चल रहा है उसका तो बिजनेस चल रहा है, जिसको पता है कि भाई बिजनेस से मैं बहुत पैसा कमा रहा हूँ वो बिजनेस ही करने वाला है, वो कभी नौकरी के चक्कर में नहीं पड़ेगा। लेकिन नौकरी की ज़रूरत किसको पड़ती है, नौकरी की ज़रूरत पड़ती है गरीब तबके को, जो झुग्गी में रह रहा है, बस्ती में रह रहा है, गाँव के ग्रामीण क्षेत्र में रह रहा है, दलित है, पिछड़ा वर्ग है, जिसके पास बहुत सारा पैसा नहीं है, जो मुश्किल से अपनी जीवनी कर रहा है, अपने बच्चों को मुश्किल से पढ़ा रहा है, इस आस में कि मेरे बच्चे को सरकारी नौकरी मिलेगी जिससे मेरे घर का जो रहन सहन है वो बदल जाएगा, सुंदरता आएगी हमारे घर के जीवनी में, अच्छा हो जाएगा, घर सुंदर हो जाएगा। समझ सकते हो कि गांव में इतना अच्छा घर बनाना मतलब आप समझ रहे हो सपने की तरह हो सकता है। ये घर जो बना हुआ है ये बहुत ही सुंदर बना हुआ है। किसी दलित पिछड़े वर्ग का ऐसा मकान देखना हो ना आपको, तो आप समझो उसने कितनी मेहनत करी होगी, और हर किसी के पास ऐसा मकान नहीं हो पाता है। खपड़े के घर आज भी होते हैं, गांव में जाकर देखिए लोगों के पास कितनी गरीबी है, सच बता रहा हूँ। तो सरकार जो है प्राइवेटाइजेशन करे जा रही है, दबादब करे जा रही है, दौड़ दौड़ के कर रही है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम हम लोगों को हो रही है। नौकरियां नहीं निकल रही है, वैकेंसियां नहीं आ रही है, फॉर्म निकल रहे हैं तो कैंसिल हो जा रहे हैं,
इससे हमको प्रॉब्लम होती है। तो चंद्रशेखर आज़ाद ने इस मुद्दे को भी संसद में उठाया, जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था स्टूडेंट्स के लेकर। स्टूडेंट तो भैया सच में बहुत ज़्यादा दुआएं देंगे इनको, चंद्रशेखर आज़ाद भाई को, और हम तो मतलब प्यार है हमारी तरफ से, तो पूरा सपोर्ट है भाई। तो अब आप सोचिए, कोई बिज़नेस कर रहा है तो बिज़नेस के अंदर कितनी अर्निंग होती है। बिज़नेस के अंदर भैया 8 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, कोई सीमा नहीं है। मिनिमम आप लगाओ, कोई बिज़नेस कर रहा है 2.5-3 लाख रुपये कहीं नहीं जा रहा है, महीने का कम से कम 80-90 1 लाख रुपये तो कमा ही रहा है। ठीक है, मैं एक आइडिया दे रहा हूँ आपको, बाकी तो भाई कोई ज़रूरत नहीं है, कोई शुरुआत की कोई कह नहीं सकते, कम से कम भी हो सकता है, बट बिज़नेस के अंदर लगभग पैसा कमाने के ज़्यादा आसार होते हैं। और जो बिज़नेस करता है वो अपने बच्चे को भी बिज़नेस करने की ही आस देता है, वो उसको वही सिखाता है, क्योंकि उसको पता है इसमें ज़्यादा प्रॉफिट है। नौकरी करूँगा तो ज़्यादा पैसा नहीं मिलेगा। आपने कभी भी देखना, गुप्ता बनिए, अपने बच्चों को पढ़ाते तो बहुत अच्छा है, शिक्षा बहुत अच्छी देते हैं, लेकिन कभी भी नौकरी पे नहीं करवाते। ये मेरा खुद के दोस्त की बात कर रहा हूँ मैं, मेरा खुद का दोस्त अग्रवाल है, और भाई उसकी मिठाई की शॉप है खुद की अपनी। तो उसने पढ़ाई बहुत अच्छी करी है, MBA वगैरह सब कुछ करा है, लेकिन और अपने भाई ने भी, उसके भाई ने MBA वगैरह करा है। और तो उससे किसी ने पूछा कि भाई तू, तेरा भाई अभी क्या कर रहा है? कह रहा भैया अभी पढ़ाई वढ़ाई करी है, अभी क्या नाम है, बहुत ये हायर एजुकेशन वगैरह और ये कोर्स वगैरह कर लिए हैं। तो कह रहे हैं कि जॉब कब से करेगा? कह रहे भैया जॉब कहाँ करते हैं हमारे में तो बिज़नेस करते हैं। सबको पता है कि बिज़नेस में मोटा पैसा है। हाँ, आपको गुमराह जरूर करते हैं ये लोग, क्या कह के, बिज़नेस में तो कौन नहीं प्रॉफिट जी, प्रॉफिट ही कौन नहीं जी, लॉस ही लॉस हो रहा है, नुकसान ही नुकसान हो रहा है, क्योंकि आप लोग उस बिज़नेस में घुस ना जाएं। अगर घुस गए तो भैया पोल पट्टी खुल जाएगी। लेकिन सोशल मीडिया बहुत ख़तरनाक चीज़ है, इसने सबकी पोल पट्टी पहले ही खोल दी है। अब सोशल मीडिया पे आप लोग डालिए, आपको बिज़नेस की लिस्ट मिल जाएगी, प्रॉफिट का भी आइडिया लग जाएगा, सब कुछ पता लग जाएगा। हाँ, प्रैक्टिकलिटी में अंतर होता है, करने के बाद सब चीज़ें पता लगती है, लेकिन बिज़नेस में बहुत सारी चीज़ें हैं। हाँ, लेकिन जिसके पास पैसा नहीं है वो क्या करेगा? वो तो नौकरी पर निर्भर है। तो भैया हम जैसे व्यक्ति या मिडिल क्लास, लोअर क्लास या गरीब आदमी के लिए नौकरी की इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि वो बिल्कुल ज़मीन पे है। जब वो नीचे से उठेगा थोड़ा सा तभी तो कुछ कर पाएगा। तो उसके लिए सरकार को सोचना चाहिए कि भैया नौकरियाँ प्रोवाइड करने की ख़त्म करने की जगह प्रोवाइड करी जाए, ताकि बच्चे जो हैं बिज़नेस की तरफ, तो चलो नौकरियां प्रोवाइड करी जाए, नौकरियां बच्चे करेंगे तभी देश के अंदर इक्वलिटी आ सकती है, एजुकेशन आएगी। हाँ, लेकिन सरकार इस चीज़ में भी तो नहीं चाहती कि आप पढ़ाई भी करो, क्योंकि पढ़ लिख लोगे तो भाई सवाल करने लगोगे, और सवाल सरकार से हजम नहीं होते, वो चीज़ नहीं चाहिए। तो आपको सोचना पड़ेगा, अपने बच्चों को पढ़ाइए, दूसरा सरकार से सवाल करिए। वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी तो लाइक करिएगा। मैं अपने तरीके से जैसे वीडियो बना सकता हूँ भाई, अच्छी बुरी जितनी तरीके से बनती है मैं बना रहा हूँ आपके लिए, तो सपोर्ट करिएगा। मुझे पता है सपोर्ट तो बहुत अच्छा मिल रहा है वैसे भी। अभी तक के लिए इतना ही था। कीप सपोर्टिंग। जय भीम, नमो बुद्धाय।